जैसे ही सुबह हुई, वे हथियारों से लैस होकर सड़कों पर निकल पड़े। पुलिस को अपने असली मकसद से भटकाने के लिए उन्होंने उन पर पत्थर फेंके। फिर आग के गोले फेंकते हुए वे भागने पर मजबूर हो गए। हिंदुओं के घरों पर पेट्रोल बम फेंके गए। पूरे शहर में धमाकों और चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। उस दानव के इशारे पर सब कुछ छीना जा रहा था। ये काफिर हिंदू एक अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। जिन्ना साहब ने हमें आदेश दिया है कि 24 घंटे में कोलकाता को पाकिस्तानी शहर बना दो। जहां दिखें उन्हें मार दो, उनकी औरतों की इज्जत लूट लो, पूरे शहर को जला दो। युवतियों के साथ बर्बरता की गई। शादीशुदा महिलाओं के साथ उनके पतियों के सामने बलात्कार किया गया। शाम होते होते पूरा कोलकाता जल चुका था और फिर उन्होंने वो कर डाला जो कभी नहीं किया जाना चाहिए था। थैंक यू माय डियर। यू वेलकम। पापा जी चाय लीजिए। हाँ, लेकिन अब मैं यह कहानी दर्शकों को से सुनाऊंगा, क्योंकि सबको यह जानना चाहिए कि इस नरसंहार की जड़ क्या थी। इस कहानी की असली शुरुआत 1857 की क्रांति से होती है। इसे भारतीय इतिहास का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जब हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को भड़का दिया। लेकिन ये सिर्फ कारतूसों की बात नहीं थी, ये उस अपमान का बदला था जो अंग्रेज बार बार भारत की मिट्टी और संस्कृति का करते आ रहे थे। इस क्रांति का नेतृत्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नायकों ने किया। उत्तर भारत में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने कमान संभाली। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। अवध में बेगम हजरत महल लड़ी। बिहार में कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला। इस तरह हिंदू और मुसलमान एक झंडे के नीचे एक सपने के लिए लड़े। दिल्ली, झांसी, अवध, बिहार, हमारा विद्रोह इन किलों से शुरू होगा। हम सब एक हैं। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालो। आगे बढ़ो, गोलियां चलाओ। लेकिन ये क्रांति ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। अंग्रेजों की ताकत और आधुनिक हथियारों ने धीरे धीरे इस विद्रोह को कुचल दिया। हजारों लोग मारे गए। दिल्ली तबाह कर दी गई। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर बर्मा निर्वासित कर दिया गया। 1857 की हार अंग्रेजों के लिए एक सबक भी थी और एक डर भी। उन्होंने समझ लिया कि अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े हो गए तो अंग्रेजी राज ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक दरारें पैदा करनी शुरू की। 1871 में जनगणना शुरू की गई, जिसमें लोगों को धर्म के आधार पर बांटा गया। इससे हिंदू मुस्लिम समाज की एकता कमजोर हो गई। अगर ये लोग एक हो गए तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। इन्हें आपस में लड़ाओ और हमेशा के लिए अलग कर दो। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये एक ऐसा मंच था जहां हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों से अपने अधिकार मांग सकते थे। शुरुआत में कांग्रेस बहुत आक्रामक नहीं थी। उसका उद्देश्य सुधारों के जरिए धीरे धीरे अधिकार हासिल करना था। लेकिन कांग्रेस के मंच पर हिंदू और मुसलमानों को एक साथ खड़ा देखकर अंग्रेजों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। The headline, Hindu Muslim unity at Congress session worries government. Worries them. This could change everything or tear it apart. इसी दौरान एक महान मुस्लिम नेता उभरे, सर सैयद अहमद खान। उन्होंने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाया। सर सैयद का मानना था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और वो मुसलमानों के हितों की सही रक्षा नहीं कर पाएगी। यहीं से मुस्लिम अलगाववाद की सोच धीरे धीरे जन्म लेने लगी। 1900 तक तस्वीर साफ होने लगी। हिंदू मुस्लिम विभाजन की नींव रखी जा चुकी थी। अंग्रेजों ने जानबूझकर दोनों समुदायों को अलग अलग पहचान दी। कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, लेकिन मुसलमानों का उस पर भरोसा कम होता जा रहा था। 1905 में ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। कारण बताया गया कि इतना बड़ा प्रांत संभालना मुश्किल है, लेकिन असली उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों को अलग करना था। अगर आज इन्हें धर्म के आधार पर बांट दिया गया तो ये कभी एक नहीं हो पाएंगे। हिंदू समाज ने इस विभाजन का जोरदार विरोध किया। स्वदेशी आंदोलन
और वंदे मातरम के नारे पूरे भारत में गूंज उठे। लेकिन मुसलमानों ने इस विभाजन का विरोध नहीं किया। मशरकी बंगाल और वे इसे अपने फायदे के रूप में देखने लगे। मफादात का तहफ्फुज़ ये करेंगे। विभाजन सबको इसकी हिमायत आने करनी वाले दशकों का वंदे सबसे मातरम! बड़ा हथियार बन गया। भारत माता की जय। 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना था। जहां कांग्रेस पूरे देश की आवाज बनने की कोशिश कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों की आवाज बनना चाहती थी। यहीं से भारतीय राजनीति दो धाराओं में बंट गई। 1909 में अंग्रेज सरकार ने मॉर्ले मिंटो सुधार लागू किए। इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई, यानी हिंदू और मुसलमान अलग अलग उम्मीदवारों को वोट देंगे। यही फूट डालो और राज करो की असली तस्वीर थी। अब राजनीति में धर्म और जाति की रेखाएं और गहरी होने लगी। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों ने भारत से सैनिक, कर और संसाधन लिए, लेकिन बदले में कोई वादा पूरा नहीं किया। ऐसे माहौल में हिंदू और मुस्लिम नेताओं को एकजुट होने की जरूरत महसूस हुई। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की लखनऊ में बैठक हुई। ये संयुक्त समझौता लखनऊ समझौता कहलाया। इससे पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आए। हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई और अंग्रेजों पर दबाव बढ़ा। दोस्तों, लखनऊ पैक्ट 1916 को याद करते हुए हम सब मिलकर एकता पा कसलेंगे। एकता, आजादी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। The city burns. We must act. बुजुर्गों, ये खबर देखो, इत्तेहादियों ने खलीफा की ताकत खत्म कर दी। क्या खुद बुरी खबर जी, अखबार में लिखा है कि तुर्की को तकसीम किया गया है। 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तुर्की के खलीफा की सत्ता कमजोर किए जाने से भारतीय मुसलमान नाराज थे। अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने खिलाफत समिति बनाई। गांधी जी ने इस मौके का फायदा उठाकर असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़ दिया। पहली बार बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली, लेकिन ये एकता ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मुसलमानों को लगा कि हिंदुओं ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। हिंदू समाज भी अपनी अलग पहचान पर जोर देने लगा। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में कहा, अब समय आ गया है कि उत्तर पश्चिम भारत में मुसलमानों के लिए अलग देश बने। 1933 में रहमत अली ने पाकिस्तान नाम सुझाया। पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। 1935 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया। इससे प्रांतीय सरकारें बनी, लेकिन केंद्र अंग्रेजों के हाथ में रहा। 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की। मुस्लिम लीग को करारी हार मिली। कांग्रेस ने लीग के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया। यहीं से जिन्ना पूरी तरह मुस्लिम लीग के नेता बन गए। उन्होंने पाकिस्तान की मांग को तेज कर दिया। पाकिस्तान हमारी मांग है। 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। यही पाकिस्तान की नींव बना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। जिन्ना इससे दूर रहे। 1946 में कैबिनेट मिशन असफल हुआ। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। ये दिन हमारी तारीख अब गया। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। मां धरती की कसम खाओ, हर शहीद हिंदू भाई बहन के बदले 10 जिहादियों को मारो।